क्रिया शरीर पार्ट 2 के अंतर्गत मल यह टॉपिक देख रहे थे। कल हमने मल इस टॉपिक के अंतर्गत पुरुष मल देखा था। उसमें हमने उस सबसे पहले जो मल है उसका विभाजन देखा था, निरुक्ति देखी थी, पर्याय देखे थे। उसके उपरांत हमने मल के वैशिष्ट्य देखे और फिर विशेषतः पुरुष मल में उसके पर्याय, उसकी गर्भावस्था में उत्पत्ति किस प्रकार से होती है यह, और पुरुष का पांचभौतिक संगठन क्या होता है, इतने पॉइंट देखे थे। आज हम उसके आगे के पॉइंट देखेंगे कि पुरुष वह स्रोतस व पुरुष निर्मिति। पुरुष इस मल की उत्पत्ति पक्वाशय में होती है और पुरुष का उत्सर्जन गुद इस अवयव से होता है। पुरुष यानी फिकस या फिकल मैटर, इस जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ओके, उसकी उत्पत्ति पक्वाशय में होती है और उसका जो एक्सक्रीशन होता है वो रेक्टम यानी गुदस्थान से शरीर के बाहर होता है। अब पुरुष वह स्रोतस की मूल स्थान, तो उसका रेफरेंस है चरक विमान स्थान 5/8, चरक विमान स्थान के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। पुरुष महानाम स्रोतसम पक्वाशय मूलम स्थूल गुदच। पक्वाशय और स्थूल गुद भाग अर्थात जो अवयव मल को रोकने का कार्य करता है वह, तो पक्वाशय जो होता है, ओके, यानी जो कोलन होता है, और स्थूल गुद भाग अर्थात जो अवयव को मल को रोकने का कार्य करता है तो जो एनल प्रदेश होता है इसके बारे में कहा गया है। तो मल को रोकने का कार्य करता है, इसका मतलब जो एनल होता है वहां पे स्फिंक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड इंटरनल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसके ऊपर हमारी विल पावर काम नहीं करती है, वो इनवॉलंटरी होता है। लेकिन जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है वो वॉलंटरी होता है, वो हमारे विल के अंदर होता है और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब हम मल विसर्जन के लिए उसको ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ये उसके मूल स्थान है। अब इसके मूल स्थान के समझने के बाद ये जो उसके स्फिंक्टर रहते हैं ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। इसको समझने के लिए हम एक और श्लोक देखेंगे, सुश्रुत शारीरस्थान 5/40, सुश्रुत शारीरस्थान के 5वें अध्याय का 40वां श्लोक। आम पक्वाशयन्तेषु वस्तुच सुशीर खलु। यहाँ पे जो सुशीर स्नायु होते हैं उसका वर्णन किया गया है। स्नायु उपधातु में जब हमने देखा था तब भी हमने यह वर्णन देखा था। यहाँ पे इस श्लोक में सुशीर स्नायु के स्थान बताए गए हैं। सुशीर स्नायु आमाशय और पक्वाशय के अंतभाग पर तथा बस्ती प्रदेश में होता है। तो जो आमाशय का एंडिंग होता है पाइलोरिक प्लेस, वहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, और पक्वाशय का जो एंडिंग होता है यानी एनल, वो वहां पे एनल स्फिंक्टर होता है। उसी प्रकार से बस्ती प्रदेश में भी, अब इसके बाद हम मूत्र के बारे में वर्णन देखने वाले हैं, तो वहां पे भी हमें एनल की तरह ही रीनल स्फिंक्टर मिलते हैं और उसके भी दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल रीनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल रीनल स्फिंक्टर। अब जो वात स्थान होता है, जो पक्वाशय होता है, उसके बारे में हमने वात दोष पढ़ते वक्त एक श्लोक देखा था, वो यहाँ पे देखना उचित होगा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/1, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12वें अध्याय का पहला श्लोक, जहाँ कहा था कि स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशिष्टा। यहाँ पे वात के स्थान बतलाए गए थे और उसके बाद कहा था कि
वातों के सभी स्थानों में जो पक्वाधान होता है, जो पक्वाशय होता है, वो वात का प्रधान स्थान होता है। ओके, और उसी वात के प्रधान स्थान में पुरुष की निर्मिति होती है। अब ये जो कार्य होते हैं, ये किसके अंतर्गत कार्यान्वित होते हैं, किसके द्वारा कार्यान्वित होते हैं, ये समझने के लिए हम एक और श्लोक देखेंगे। सुश्रुत निदान स्थान 1/19। सुश्रुत निदान स्थान के पहले अध्याय का 19वां श्लोक। पक्वाधानो आलयो अपानः काले कर्षति चाशयम् समीरन कृशन मूत्र शुक्र गर्भ आर्तवध्य। पक्वाशय में रहते हुए योग्य समय में मल मूत्र शुक्र गर्भ तथा आर्तव को अधोमार्ग की ओर प्रेरित कर निकालता है। यहाँ पे बतलाया गया है कि पक्वाशय में रहता है और योग्य समय पे शरीर से बाहर मल मूत्र शुक्र गर्भ और आर्तव को अधोमार्ग से बाहर निकलने की का कार्य करता है, प्रेरित करता है, और ये चीजें उसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये जो वर्णन है, यहाँ पे अपान वायु का वर्णन किया गया है। अब पक्वाशय में मल बनता है और उसके बाद वहां से उसका विसर्जन होता है। ये पूरी प्रोसेस मुख्यतः अपान वायु के कार्य क्षेत्र में आती है, इसीलिए अपान वायु का हमने यह श्लोक देखा है। अब पक्वाशय में पुरुष की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो ये नेक्स्ट हेडिंग है, पक्वाशय में पुरुष की उत्पत्ति। रेफरेंस चरक चिकित्सा स्थान 15/11। चरक चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। पक्वाशयम तु प्राप्तस्य शुष्यमानस्य वह्निना परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटुभावतः। इस श्लोक में कहा है कि जब आहार पक्वाशय में पहुंच जाता है और अग्नि द्वारा सुखा दिया जाता है, तब वह पककर पिंड का रूप धारण कर लेता है। तदनंतर इस आहार मल के कटु भाव को प्राप्त होने के कारण ही वायु की वृद्धि हो जाती है। इस श्लोक का मीनिंग थोड़ा क्लिष्ट लगता है, लेकिन इसे हम समझते हैं आसान तरीके से। ये जो वर्णन हमें चरक चिकित्सा के ग्रहणी अध्याय में मिलता है, ये जो आहार पाक निर्मित होती है उसके बारे में वर्णन होता है। हमने आहार ग्रहण करने के बाद जब उसका आहार रस में परिवर्तित हो जाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले उसका परिवर्तन मधुर अवस्था पाक में होता है। उसके बाद जब वो ग्रहणी में जाता है, आमाशय में मधुर अवस्था पाक होता है, जब वो ग्रहणी में जाता है वहां पे अम्ल अवस्था पाक हो जाता है, और ग्रहणी की एंडिंग में, यानी जब वो इलिन मतलब ग्रहणी को छोड़कर आगे पक्वाशय में जाता है, तो पक्वाशय में यानी बृहत आंत्र में कटु अवस्था पाक का निर्माण होता है। और यहाँ पे जो वर्णन बताया गया है वो कटु अवस्था पाक के निर्माण का कहा गया है, क्योंकि कटु अवस्था पाक होते वक्त ही पुरुष ये आहार से विभाजित होता है। जब आहार पक्वाशय में पहुंच जाता है और अग्नि द्वारा सुखा दिया जाता है, अब जो ये होती है ना, मल होता है, पुरुष होता है, उसकी किसी प्रकार की अग्नि का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे अग्नि का वर्णन कहा गया है जब वो अग्नि द्वारा सुखा दिया जाता है। ये वर्णन इसलिए मिलता है क्योंकि पक्वाशय के अंतर्गत भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इस प्रोसेस की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसकी भी वहां पे ऊष्मा होती है। इसका मतलब उस वक्त माइक्रोस्कोप नहीं थे, इसके वजह से ये तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये प्रोसेस किस माइक्रोब से हो रही है, लेकिन वहां पे कुछ अलग तरीके की प्रोसेस होती है। ये उन्हें पता था, इस सेंटेंस से हमें समझ में आता है। जब वह पककर पिंड का रूप धारण कर लेता है, वहां पे प्रोसेस जो होती है पक्वाशय में, वो हॉस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। लार्ज
इंटेस्टाइन के कोलोन के अंतर्गत। और जब वहां पे ऑस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, वहां पे उसके अंतर्गत का जो भी लिक्विड कंटेंट है उसको सक कर लिया जाता है जब ऑस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। और ये सक होने के कारण वहां पे जो मल होता है उसको पिंड रूप प्राप्त हो जाता है। तदनंतर इस आहार मल के कटु भाव को प्राप्त होने के कारण, अब वहां कटु भाव क्यों प्राप्त होता है? हमने इसके पहले देखा था कि पुरुष का जो रस होता है वो कटु होता है, और वो किस आधार पे कहा था? तो ये इस आधार पे कहा है कि शरीर में जब इस पाक होता है, अग्नि के द्वारा शरीर का पाचन होता है, तो आमाशय में मधुरावस्था पाक होता है, ग्रहणी में अम्लावस्था पाक होता है, और ये जो स्थान होता है, जो पक्वाशय का स्थान होता है, वहां पे कटु अवस्था पाक होता है। और कटु अवस्था पाक होने के कारण ही उसका जो रस बतलाया गया है वो कटु बतलाया गया है। तो कटु भाव को प्राप्त क्यों कहा गया है? कटु भाव को प्राप्त होने का कारण भी ये बतलाया गया है क्योंकि यहाँ पे वात की निर्मित होती है, और वात को बढ़ाने वाले जो रस होते हैं वो होते हैं कटु तिक्त कषाय। उसमें कटु जो होता है वो प्रधान होता है, और यहीं पे वो कटु अवस्था पाक में भी होता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कटु अवस्था पाक होने की वजह से वात की यहाँ पे निर्मित होती है, और वात की यहाँ पे निर्मित होती है। इससे भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पे जो अवस्था पाक होता है वो कटु होता है। तो जब कटु अवस्था पाक को प्राप्त होता है उसके कारण वायु की वहां पे वृद्धि होती है। तो यहाँ पे वही बतलाया गया है, जब आहार रस बना है उसके बाद मधुर अवस्था पाक आमाशय में हुआ है, अम्ल अवस्था पाक ग्रहणी में हुआ है, और उसके बाद जो कटु अवस्था पाक जो होता है वो पक्वाशय में होता है। ओके, और कटु अवस्था पाक होने के कारण वहां पे हमें वात की वृद्धि होती है, यानी ये बताया गया है कि वात की निर्मित होती है। इस प्रकार से पक्वाशय में पुरुष की उत्पत्ति होती है। अब पक्वाशय के कार्य को समझने के लिए हमें समान वायु का कार्य समझना आवश्यक है। तो पक्वाशय व समान वायु, ओके, इनके बीच क्या कोरिलेशन है ये देखेंगे। तो पक्वाशय और समान वायु, रेफरेंस है सुश्रुत निदान स्थान 1/16, सुश्रुत निदान स्थान के पहले अध्याय का 16वां श्लोक। आम पक्वाशय चरः समानो वन्नी संगतः सो अन्नम पचति सज्जश्च विशेषान्वित विनक्ति ही। इस श्लोक में कहा है कि आमाशय तथा पक्वाशय में गति करने वाले समान नामक वायु अन्नपान से उत्पन्न विशेष पदार्थ को पृथक करते हैं। आपने जब वात दोष पड़ा तो जो समान वायु था उसमें हमने देखा था कि समान वायु का कार्य होता है अन्न ग्रहति पचेति विवेचेति और मुंचन्ति, यानी वो अन्नों को ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है, और उसके बाद उसका विभाजन भी करता है। किस प्रकार का विभाजन करता है? तो जो सार भाग है उसको अलग करता है, और दोष भाग है उसको अलग करता है, सारकिट्य विभाजनों करता है। तो उत्पन्न विशेष पदार्थ यानी रस, दोष, मूत्र और पुरुष। रस मतलब वहां पे सबसे पहला आरस बना है, और दोष की भी निर्मित होती है, और मूत्र और पुरुष ये तो आगे जाके उसका पृथक जो अलग अलग विभाजन वो होता है, वो समान वायु के द्वारा होता है, ऐसा कहा गया है। अब हमने यहाँ पे रस, दोष, मूत्र और पुरुष क्यों कहा? क्योंकि इस श्लोक की जो दलहन टीका है उसमें इसका वर्णन मिलता है कि दलहन टीका सुश्रुत निदान स्थान 1/16, दलहन टीका के अंतर्गत सुश्रुत निदान स्थान का यही श्लोक पहले अध्याय का 16वां। इसमें उन्होंने कहा है विशेषान रस, दोष, मूत्र, पुरुषानी, यानी यहाँ पे
जो उसका विभाजन होता है, वहाँ उसका जो पृथुकत्व होता है, जो अलग अलग करना होता है, वो रस का होता है, दोष का होता है, मूत्र का होता है और पुरुष का होता है। ओके, आमाशय तथा पक्वाशय में गति करने वाले समान नामक वायु, ये इसकी गति कहाँ से होती है? इसकी गति आमाशय से लेकर पक्वाशय तक होती है। मतलब आहार का पाचन जहां से जहां तक रहता है, वहां से वहां तक पक्वाशय कार्य करता है। वो अन्न पाक से उत्पन्न विशेष पदार्थों यानी को अलग अलग करता है। यानी मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक में जो जो चीजें निर्मित होती है, उसको जो अलग अलग करने का कार्य जो होता है, वो समान वायु के द्वारा किया जाता है। और वो अलग अलग होने वाली चीज यानी सारभाग, रस, दोष, मूत्र और पुरुष, ये समान वायु और पक्वाशय का संबंध है। उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, यानी पुरुष धरा कला। पक्वाशय के अंदर आवरण के स्वरूप में पुरुष धरा कला होती है। ओके, तो पक्वाशय के अंतर्गत जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है, उस स्ट्रक्चर को ही पुरुष धरा कला कहते हैं। पुरुष धरा कला समझने के लिए हम श्लोक देखते हैं। सुश्रुत शायरिस्तान 4/16 and 17। सुश्रुत शायरिस्तान के चौथे अध्याय का 16वां तथा 17वां श्लोक। पंचमी पुरुष धरा नाम या अंत कोष्ठे मलम विभजिते पक्वाशयस्था यकृत मन्नस्य कोष्ठम च तथा अंतराणि समाश्रिता उंडुकस्त विभज्यते मलम मलधरा कला। इस श्लोक में कहा है कि पांचवी कला का नाम पुरुष धरा है, जो कोष्ठ में रहकर पक्वाशय का आश्रय करती हुई मल का विभाजन करती है। यकृत के पास कोष्ठ और आंतों का आश्रय करती हुई उंडुक में रहने वाले मल को विभक्त करने वाली कला मलधरा होती है। इसका मतलब कि 5वें नंबर की जो कला है वो पुरुष धरा है, वो उस नाम से जानी जाती है। वो कोष्ठ में रहकर, तो कोष्ठ जो स्थान कहा गया है वो हमारे नेक रीजन से लेकर जो एनल रीजन तक का पार्ट है, पूरा पार्ट को ही कोष्ठ में कहा जाता है। लेकिन उसके दो पार्ट होते हैं, उर प्रदेश और उसके नीचे का जो पार्ट होता है, ओके, वो कोष्ठ का दूसरा भाग होता है। तो ये जो हमारे उर प्रदेश के नीचे का भाग है, उस स्थान की कोष्ठ का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कोष्ठ में रहकर पक्वाशय का आश्रय करती हुई, वो मुख्यतः कहाँ पे रहती है? पक्वाशय में रहती है और मल की विभाजन का कार्य वो करती है। यकृत के पास कोष्ठ और आंतों का आश्रय करती हुई उंडुक में रहने वाले मल को विभक्त करने वाली कला को मलधरा कहते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है जो कोलोन जो स्ट्रक्चर होता है, कोलोन का स्ट्रक्चर स्टार्टिंग होता कहाँ से है? तो उंडुक से। उंडुक का मतलब होता है सिकम। उसके बाद उसका असेंडिंग कोलन होता है, ट्रांसफर कोलन होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है। उसके बाद एनल, कैनल, रेक्टम एंड एनस, ये स्ट्रक्चर होता है पक्वाशय का। तो यकृत के पास रहता है, तो यकृत के पास से वो गुजरता है कोलन। ओके, तो उसका जो असेंडिंग कोलन जो होता है वो, और जो ट्रांसफर में कन्वर्ट होता है वो जो स्पेस होता है यकृत के पास रहती है। ओके, और आंतों का आश्रय करता है, तो उसके बीच में जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और आगे जाके उंडुक में वो प्रवेश करता है। ओके, तो आगे चल के वहाँ मतलब यहाँ पे उंडुक जो होता है वो तो स्टार्टिंग में रहता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इससे ये भी हमें दो प्रकार के हमें मीनिंग मिलते हैं। जो उसका स्ट्रक्चर होता है पक्वाशय का, उसको भी उन्होंने गृहित लिया है, ऐसा कह सकते हैं। और ऐसा कहा गया है कि यकृत से जो चीजें निकलती होती है पाचक, तो उसमें आहार के पाचन में उसका महत्वपूर्ण सहभाग होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से आहार का पाचन, स्मॉल इंटेस्टाइन से आहार का पाचन होने के बाद वो
पक्वाशय में सबसे पहले उंडुक में दिया जाता है। ओके, और इसीलिए कहा है वहां पे आश्रय करने वाले मल को विभक्त करने वाली जो कला होती है तो उसको मलधरा कला कहते हैं। तो हमें मुख्यतः मोटा मोटा इतना ही याद रखना है कि पक्वाशय में जो मलधरा कला का स्थान होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पुरुष की उत्पत्ति। अब एक महत्वपूर्ण और इस अध्याय का मेन पार्ट है, इसके ऊपर ये लिखियो क्वेश्चन आते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार पुरुष की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। मॉडर्न में डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मूवमेंट ऑफ गट है उसमें इसका वर्णन मिलता है, और आयुर्वेद के अनुसार पुरुष की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है इसका वर्णन यहाँ पे हम देखेंगे। तो उसमें एक चार्ट फॉर्मेशन में हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि पुरुष की उत्पत्ति में जो होता है वहां पे जो प्रोसेस होती रहती है वो होती है कटु अवस्था पाक। वहां पे कटु अवस्था पाक होता रहता है, और कटु अवस्था पाक में ही क्या होता है, सार और किट्ट का विभाजन होता है। इसके पहले अम्ल अवस्था पाक, उसके पहले मधुर अवस्था पाक, यहाँ पे भी सार अलग निकला था। उसके बाद जो बचा हुआ कटु अवस्था पाक को प्राप्त हुआ जो आहार रस का बाकी का पार्ट रहता है उसका सार किट्ट में यहाँ पे विभाजन होता है। सार कट्ट विभाजन में दो प्रकार की प्रोसेस होगी। एक साइड में निकलेगा सार जिससे हम कहते हैं आहार रस का वहां पे शोषण होगा। जो कटु भाग बच गया था और वो शरीर के लिए आवश्यक होता है वो वहां से सक कर लिया जाएगा, वहां पे उस आहार रस का शोषण होगा और उसके कारण धातुओं के पोषण के लिए उसकी सहायता होगी। जबकि हम यहाँ पे पुरुष की उत्पत्ति के बारे में देख रहे हैं, तो दूसरा पार्ट जो होता है जो हमें देखना है वहां पे पुरुष निर्मिति एक साइड में होती है और उसी के साथ मूत्रांश का शोषण होता है। आपको मैंने इसके पहले भी कहा है। इसके बाद जब हम मूत्र देखेंगे उसमें भी वर्णन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो मूत्र की निर्मित होती है वो किडनी में नहीं बताई गई, वृक्क में नहीं बताई गई है। मूत्र की निर्मित अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो बताई गई है वो पक्वाशय में होती है और वो ही सही है। अगर हम क्रियात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें पता है कि जो आहार रस बनता है, आहार रस का डिवीजन मुख्यतः पुरुष और मूत्र में होता है और वो प्रोसेस हमें पक्वाशय में देखने को मिलती है। पिंड रूप जो बनता है वो पुरुष बनता है और वहां पे जो लिक्विड सक कर लिया जाता है वो गविनियों द्वारा मूत्र को प्राप्त होता है। तो मूत्र की निर्मित किस प्रकार से होती है वो इसके बाद हम तो देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि पुरुष की निर्मित किस प्रकार से होती है। तो पुरुष निर्मित एक साइड में और वहीं पे मूत्रांश का भी शोषण होता है। अब पुरुष निर्मित में जो पुरुष बना है, जो पिंड रूप बना है वो उत्तर गुद में संचय होता है, स्टोरेज होता है। जो मल बना है उसका उत्तर गुद में संचय होता है और अधर गुद से उसका उत्सर्जन होता है। ओके, तो स्टोर रहता है उधर गुद में, उत्तर गुद में, और जब फेवरेबल कंडीशन होती है उस वक्त अधर गुद के द्वारा उसका उत्सर्जन किया जाता है। अब ये प्रोसेस जो होती है वो हम पॉइंट वाइज देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, अन्न पचन प्रक्रिया में अन्न वह स्रोतस में अन्न का मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक व कटु अवस्था पाक, इस क्रम से पचन का कार्य शुरुआत होता है। ओके, तो अन्न पचन प्रक्रिया में अन्न व स्रोतस जो होता है, तो अन्न व स्रोतस के जो मूल स्थान बताए गए हैं वो बतलाए गए हैं आमाशय और वाम पार्श्व। अब ये उसके मूल स्थान क्यों बतलाए गए हैं? क्योंकि अन्न जो होता है उससे जो आहार रस बनता है, जो डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, पाचन की प्रोसेस शुरू होती है, वो आमाशय से होती है और वो आमाशय से होते हुए पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को कवर अप करती है। तो वाम पार्श्व यानी लैटरल साइड, क्योंकि वो प्रोसेस पूरी उसी स्थान में होती है इसीलिए यह उसके मूल स्थान है।
तो अन्नपचन की प्रक्रिया अन्न व स्रोत में शुरू होने के बाद उसका पहले मधुरावस्था भाग बनता है, उसके बाद अम्लावस्था भाग बनता है और एंडिंग में कटु अवस्था भाग बनता है। इस क्रम से पचन की शुरुआत होती है। हमने मधुर अवस्था पाक और अम्ल अवस्था पाक के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट अग्नि के अंतर्गत और पाचन के अंतर्गत हो गया है। हम यहाँ पे कटु अवस्था पाक से ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ से पुरुष बनने की प्रोसेस होती है। पॉइंट नंबर 2, पक्वाशय में कटु अवस्था पाक में आहार रस शोषण रस रक्त में होता है, वो इसके लिए अग्नि व समान वायु का सहाय्य पाचक पित्त को मिलता है। पक्वाशय में कटु अवस्था पाक में आहार रस का शोषण होता है, जो देखा सारकेट्य का विभाजन होता है और वो आहार रस शोषण होकर रस रक्त में होता है। जो वहां पे पक्वाशय में कटु अवस्था पाक में आहार रस का शोषण होता है, उसके आजू बाजू में जो वेसल्स की जाली होती है, उस वेसल्स में जो आहार रस का शोषण होता है वो चला जाता है, रस रक्त में उसका शोषण कर लिया जाता है, ऐसा कहा है। इसके लिए उसको अग्नि की सहायता होती है। वहां पे डाइजेस्टिव की जो अग्नि होती है, ये अब हमने देखा 13 प्रकार की अग्नि होती है। तो यहाँ पे जो मुख्य अग्नि होती है जठर अग्नि, ये पूरे डाइजेशन के वक्त वहां पे रहती है, तो वहां पे जठर अग्नि भी रहेगी। वो पुरुष की अग्नि नहीं है, वो आहार को पाचन करने वाली अग्नि है, इसीलिए वो वहां पे चीज नहीं आएगी। उसके बाद पांचभौतिक घटकों का जो पाचन होता है, यहाँ पे मुख्यतः जो पाचन हो रहा है वो मधुर और अम्ल, इसका पाचन तो हो गया है, लेकिन जो बाकी के महाभूत है, मतलब पृथ्वी और जल महाभूत यहाँ पे नहीं आएंगे। अग्नि महाभूत का कुछ मात्रा में पाचन हुआ है, लेकिन जो आकाश महाभूत वाले घटक है, उसके बाद पृथ्वी वायु महाभूत के घटक है, उसका यहाँ पे पाचन होगा, उसकी पंचभौतिक अग्नि यहाँ पे कार्य करेगी। उसके बाद धात्वाग्नि के अंतर्गत जो बाकी धातु के स्थान पे तो इसकी निर्मित होती है, लेकिन यहाँ पे पंचभौतिक अग्नि जो है वो अपना कार्य करेगी। तो ये जो अग्नियां है, जठर अग्नि और आकाश वायु और कुछ मात्रा में अग्नि महाभूत की अग्नियां यहाँ पे कार्य करेगी। समान वायु जो होता है वो पाचन में सहायभूत रहता है, वो वहां पे रहेगा और पाचक पित्त को मिलता है। इसका आहार रस का शोषण होगा और रस रक्त में वो भेज दिया जाएगा। इसके लिए अग्नि, समान वायु और पाचक पित्त ये वहां पे कार्य करेंगे। ये जो कार्य होता है वो इनके द्वारा होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, किट्ट में पुरुष व मूत्र का पृथक्करण उंडुक में स्थित पुरुषधरा कला के माध्यम से अपान वायु की सहायता से होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में अपान वायु की सहायता से होने वाला कार्य शुरू हो गया, क्योंकि उंडुक से अपान वायु का कार्य शुरू हो जाता है। उंडुक में यानी सिकम में पुरुष और मूत्र इसके सेपरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, आगे चल के उसमें हॉस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी और हॉस्ट्रेशन की प्रोसेस द्वारा जो मल होता है उसको पिंड रूप प्राप्त होगा। इसके साथ ही जो कटु अवस्था पाक भी होता रहेगा और पिंड रूप प्राप्त होगा, और उसके साथ साथ जो शोषित पार्ट है उससे मूत्र का भी उससे पृथक्करण होगा। तो किट्ट में पुरुष और मूत्र का पृथक्करण उंडुक में स्थित पुरुषधरा के माध्यम से होगा। ये कार्य अपान वायु की सहायता से किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, पक्वाशय में निर्मित मूत्र पोषक अंश का शोषण रस रक्त में होता है। तो यहाँ पे जो सकिंग होगी वो तो डायरेक्टली रक्त में ही जाएगी और रक्त से वो गमनीय द्वारा मूत्र की निर्मित के लिए चले जाएगी, तो वहां पे सकिंग होगा। ये प्राथमिक अवस्था में तो रस रक्त में ही खींच ली जाती है और उसके बाद वो
उसके आगे के प्रोसेस के लिए ट्रांसफर कर दी जाती है। तो पक्वाशय में निर्मित मूत्र पोषक अंश का शोषण रस रक्त द्वारा होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, उंडुक से पुरुष का वहन अपान वायु की प्रेरणा से उत्तर गुद में होता है। तो उंडुक में उसका कार्य संपन्न होने के बाद, वहां पे जो पृथुकरण का कार्य साध्य के बाद उसको आके उत्तर गुद में भेज दिया जाता है। यह कार्य अपान वायु की ही प्रेरणा से होता है। उत्तर गुद में, नेक्स्ट पॉइंट 6, उत्तर गुद में पुरुष का संचय होता है। उत्तर गुद में फिर उस पुरुष का संचय होगा, स्टोरेज होगा, और जब फेवरेबल कंडीशन होगी तब पॉइंट नंबर 7, उत्तर गुद पुरुष से पूर्ण भरने के बाद अपान वायु की प्रेरणा से पक्वाशय में गति निर्माण होकर उत्तर गुद से पुरुष अधोगुद में ढकेले जाकर पुरुष का उत्सर्जन होता है। तो आगे जब उत्तर गुद में पुरुष का संचय होता है और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब अपान वायु की ही प्रेरणा से गुदा से पुरुष अधोगुद में ढकेला जाएगा और पुरुष का उत्सर्जन किया जाएगा। तो इस प्रकार से पुरुष निर्मिति की प्रोसेस होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अब हम इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स पॉइंट्स देख लेते हैं। गुद के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं जिसे रेक्टम और एनल कैनाल कहते हैं। वो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। वो कर्मेंद्रिय के अंतर्गत भी आता है, पक्वाशय का आखिरी का भाग भी होता है, पुरुष व स्रोतस का मूल स्थान भी है और सद्य प्राणहर मर्म भी। ये इंपॉर्टेंस है। कर्मेंद्रिय के अंतर्गत भी आता है, सद्य प्राणहर मर्म भी है और पुरुष के मूल स्थान में भी आता है। इस प्रकार से वो पक्वाशय का आखिरी भाग होता है। अब पुरुष की मात्रा कितनी होती है? पुरुष की मात्रा अंजलि प्रमाण के अनुसार चरक शारीर स्थान 7/15, चरक शारीर स्थान के 7वें अध्याय के 15 श्लोक में आपको पता है सभी प्रकार के अंजलि प्रमाणों का वर्णन किया गया है। वहां पे सप्त पुरुष यानी 7 अंजलि इतना पुरुष का प्रमाण बतलाया गया है। यह एमसीक्यू का पॉइंट है। उसके बाद पुरुष के घटक द्रव्य। अब पुरुष के घटक द्रव्य में बतलाया गया है कि पुरुष का पांचभौतिकत्व, पुरुष का पांचभौतिकत्व मतलब जो पुरुष जो होता है, जो उसकी निर्मित होती है, उसमें पंच महाभूत का योगदान की वजह से किस महाभूत के द्वारा उसके ऊपर क्या परिणाम होता है ये बतलाया गया है। तो ये हम इस प्रकार से देखेंगे। एक साइड में देखेंगे पुरुष का स्वरूप और एक साइड में देखेंगे महाभूत। तो सबसे पहले उसको जो वर्ण मिलता है पुरुष के स्वरूप में, उसका वर्ण जो होता है वो पीत वर्ण होता है। ये पीत वर्ण उससे तेज महाभूत के द्वारा प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो पुरुष होता है उसको एक विशिष्ट गंध बताई गई है। पुरुष गंधी जिसे कहते हैं। ये पुरुष गंध उसे पृथ्वी महाभूत के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद उसका जो रस होता है, उसका रस कटु कहा गया है और ये कटु रस उसे अग्नि और वायु महाभूत द्वारा प्राप्त हुआ है। और पुरुष में जो द्रवता रहती है वो उसे जल महाभूत के द्वारा प्राप्त हुई है। तो पुरुष का ये पुरुष और उसके पंच महाभूत के द्वारा उसको इस प्रकार का स्वरूप मिलता है। पुरुष का स्वरूप बदलने से महाभूत की विकृति है, यह ध्यान में आता है। तो अगर पुरुष के इस किसी भी चीज में अगर परिवर्तन होता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि वहां पे किसी न किसी प्रकार के महाभूत की विकृति हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो द्रवमल प्रवृत्ति होने पर जल महाभूत विकृति होती है, यह समझा जा सकता है। तो द्रवमल प्रवृत्ति
होती है उस वक्त उसमें जल महाभूत का आधिक्य होता है, या इसका मतलब यहाँ पे जल महाभूत की विकृति समझ में आएगा। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो पुरुष का होता है, उसके ऊपर से हम अलग अलग प्रकार की विकृतियों को पहचान सकते हैं। जैसे अगर पुरुष का जो वर्ण होता है वो अगर ब्लैकिश हो, जिसे मलिना कहते हैं, इसका मतलब अपर डाइजेस्टिव ट्रैक में कहीं ना कहीं पे ब्लीड हो रहा है, ये हमें समझ में आता है। तो उसके जिस प्रकार का भी उसका वर्ण होता है, उसकी वजह से हम अंतर्गत कौन सी विकृति है ये समझ सकते हैं। तो जो अष्टविध परीक्षा है उसमें मल परीक्षा में इसका डिटेल में वर्णन आपको मिलेगा, और मॉडर्न में भी जो स्टूल एग्जामिनेशन है उसका डिटेल में वर्णन है, जो सिर्फ हमें मल के ऊपर से अलग अलग प्रकार की विकृतियों का पता चलता है। तो ये हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हम ये नहीं देखेंगे, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे डिनोटेबल है क्योंकि मल को महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पार्ट में क्यों रखा गया है, क्योंकि हमें अंदर की बहुत सारी पैथोजेनेटिक थिंग्स, पैथोलॉजिकल थिंग्स हमें पुरुष के द्वारा समझ में आती है। ओके, तो आज हमने इसके बाद का जो टॉपिक है पुरुष के उत्सर्जन के घटक, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज हमने जो पॉइंट्स देखे हैं वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पुरुष वह स्रोतस पढ़ा, उसके मूल स्थान देखे, उसके बाद उसकी निर्मिति किस प्रकार से होती है, उसके लिए समान वायु किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, पुरुष धरा कला क्या होती है, उसके निर्मिति के स्टेप वाइज हमने वर्णन देखा। उसके बाद गुद का महत्व और उसका प्रमाण, पुरुष का घटक द्रव्य जो होते हैं उसके द्वारा महाभूत किस प्रकार से वो बनने के लिए सहायभूत होते हैं, ये वर्णन हमने देखा। ओके, तो यहाँ पे हम लेक्चर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।